हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारी एमपीपीएससी मेंस अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दी थी और यूनिट नंबर 2 में राजकोषीय नीति का जो पहला टॉपिक था वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। राजकोषीय नीति मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी थी अपने लास्ट लेक्चर्स में। राजकोषीय नीति के हम तत्व पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और राजकोषीय नीति के तत्वों में हमने कराधान यानी कि टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था। और टैक्सेशन में सारी जनरल इंफॉर्मेशंस मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में दे दी हैं। जो लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर था डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो अभी तक के जितने वीडियोस जो मैंने बताए हैं वो यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो मेंस इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से वो देख सकता है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर। कर के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया था कि कर प्रणाली में हमेशा दो ही बातें होती हैं, कराघात और करापात। कराघात और करापात। कराघात से मतलब क्या है कि कर का जो तात्कालिक बोझ है वो किस व्यक्ति पर आता है। करापात, कर का अंतिम बोझ किस व्यक्ति पर आ रहा है यानी किसकी जेब से पे हो रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था? डायरेक्ट टैक्स में कराघात जिस व्यक्ति पर आ रहा है यानी जिस व्यक्ति पर टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, करापात भी उसी पर हो रहा है यानी टैक्स उसी की जेब से ही पे हो रहा है, वो उसे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाता है? शिफ्टिंग हो जाती है यानी टैक्स की शिफ्टिंग हो जाती है। और ये शिफ्टिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई ऐसा माध्यम नहीं आ जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जो शिफ्टिंग नहीं कर पाए। और वो व्यक्ति कौन होता है? वो होता है हम लोग यानी कि कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। उदाहरण यदि हम एक बात करें कि कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी कि जहाँ पे शर्ट्स बनाई जा रही हैं, कोई भी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने मान ली, यहाँ पे शर्ट बनाई जा रही है। ठीक है, सपोज कोई शर्ट है और उसका रेट है 1,000 रुपये। ठीक है, इसके ऊपर 5% जीएसटी लग जाएगा और टोटल 1,005 रुपये की इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो ये जो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी यूनिट, सपोज हमने मान लिया कि रेमंड कंपनी का शर्ट है। ठीक है, रेमंड कंपनी है, रेमंड कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी यानी कि कराघात किसके ऊपर हो रहा है? रेमंड के ऊपर। रेमंड उस समय भर देगा टैक्स यानी 5 रुपये भर देगा, लेकिन ये इसे शिफ्ट कर देगा और ये शिफ्ट कर देगा 5 रुपये। ये शिफ्ट कर देगा 5 रुपये किसके ऊपर? इसका जो होलसेल डीलर है। ठीक है, होलसेल डीलर। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान कहाँ जाता है? वो जाता है होलसेल डीलर के पास, जो बल्क में इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीदता है, उसे आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं। तो 5 रुपये ये किसको शिफ्ट कर देता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये रिमांड की थी, उसने होलसेल डीलर को 5 रुपये शिफ्ट कर दिए। अब ये 5 रुपये पे किसने किए? होलसेल डीलर ने पे कर दिया, लेकिन इसने फिर आगे बढ़ा दिया और ये सामान किसको बेच रहा है? ये रिटेल डीलर को बेच रहा है। और ये टैक्स पे तो कर देगा, लेकिन जो अपना बिल बनाएगा रिटेल डीलर का, उस रिटेल डीलर में ये शिफ्ट कर देगा क्या? 5 रुपये, और रिटेल डीलर से भरवा लेगा। अब रिटेल डीलर वो होता है जिसके पास हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जो शोरूम्स होते हैं या दुकानें होती हैं। हम यहाँ गए और हमने एज ए कस्टमर हम यहाँ पहुँचे और हमने इससे शर्ट खरीदी और हमने पे किया 1,005 रुपये। तो फाइनली क्या हुआ? करापात इतनी जगह से शिफ्ट होकर के कहाँ पर आ गया? वो हमारे ऊपर आ गया यानी कंज्यूमर या कस्टमर के ऊपर आ गया।
अब हम क्या इसे शिफ्ट कर सकते हैं? हम इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शिफ्टिंग के लिए नीचे कुछ बचा ही नहीं है। और हम टैक्स देने को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। यदि आप इसके दायरे में आ गए तो आपको टैक्स पे करना ही है। तो ये इतनी सारी शिफ्टिंग हो पाती है। तो ये जो टैक्स होता है ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को ही नॉर्मली एक्चुअली कमर्शियल टैक्स की कैटेगरी में जाना जाता है। कमर्शियल टैक्स, कमर्शियल टैक्स मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज, सेल परचेज तो लगाया है नॉर्मली किस पे जाता है? ये किसी फर्म के ऊपर लगाया जाता है, किसी दुकानदार के ऊपर लगाया जाता है, कोई यूनिट के ऊपर लगाया जाता है। और उसमें ज़्यादातर यही होता है कि पे करने वाला कौन होता है? तो पे करने वाला कस्टमर या कंज्यूमर होता है। तो दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, अब प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं देख लें क्या क्या है। पहली बात, जमा करने में क्या होते हैं? सुविधाजनक होते हैं। क्यों सुविधाजनक होते हैं? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीदा और आप मोबाइल की बार्गेनिंग करने के लिए पहुंचे और उसने बताया कि ये मोबाइल वैसे तो 12,000 रुपये का है, लेकिन मैं आपको 10,000 रुपये में दे दूंगा। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये क्या होता है? ये 10,000 रुपये होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है, ध्यान से देखेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो 10,000 रुपये में GST भी जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, जैसे ही सामान खरीदा क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। आपने कोई, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीदा 5 रुपये में, 5 रुपये में बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो ये जो 5 रुपये है, इस 5 रुपये में GST इंक्लूड है। 5 रुपये में क्या है? इस 5 रुपये में GST पूरी तरीके से इंक्लूड है। इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेमेंट है वो क्या है? सरल है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ सामान खरीदते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं तो वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट, करदाता को कर की चोरी का मौका प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वस्तुओं का जो मूल्य है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, MRP प्राइस उसमें इंक्लूड है। तो क्या है, कर चोरी का मौका इसमें उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है जितना क्या है डायरेक्ट टैक्स में मिल पाता है। क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, वो आपको अलग से पे करना है। नेक्स्ट, ये न्यायपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनका भुगतान करता है। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की यदि हम बात करते हैं तो IT में मैंने आपको बताया था कि 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो क्या है? वो टैक्स फ्री है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है और टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। और जो न्यू रिजीम है IT का, उसमें 15 लाख के ऊपर 30% का जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो लोग 30% का टैक्स देते हैं वो इस बात से नाराज होते हैं कि इनको टैक्स में इंक्लूड क्यों नहीं किया है? यदि इनकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सभी को देना है, क्योंकि आपने कोई बहुत गरीब व्यक्ति भी है यदि, और उसने 1 रुपए की टॉफ़ी यदि खरीदी, यदि उसने 1 रुपए की भी टॉफ़ी खरीदी, अब इससे कम कुछ और नहीं हो सकता, 1 रुपए में हो सकता है 2 टॉफ़ी खरीद ले वो, तब भी इसमें 5% GST वो क्या है? वो व्यक्ति पे कर रहा है। इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स सभी पे करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक लाभ की दृष्टि से उत्तम होते हैं, क्योंकि सरकार इनके द्वारा क्या करती है? कुछ वस्तुओं के प्रयोग को क्या करती है? हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इन पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है ताकि लोग इनका प्रयोग क्या करें? कम से कम करें। जैसे तंबाकू के उत्पादन, तंबाकू के उत्पादन से मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि सिगरेट है, ठीक है ना, सिगरेट, सिगरेट के ऊपर GST का हायर टैक्स रेट का स्लैब 28% ये जुड़ता है। सिगरेट की जो लेंथ होती है MM में, तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाती है टैक्स रेट हाई हो जाता है। मैक्सिमम टैक्स रेट 28% है, इसके पास सेस भी गवर्नमेंट उठा के ठोक देती है। तो GST प्लस सेस यानी
यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो वो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है, इस बात को मान के चलिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वही देता है। अल्कोहल यानी शराब, उस पर एक्साइज ड्यूटी रहती है, वैट टैक्स रहता है। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा करके गवर्नमेंट क्या करती है कि एक तो उसको रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, दूसरा क्या है कि इनके प्रयोग को हतोत्साहित करती है। इसके अलावा क्या है, कुछ वस्तुओं का उपभोग ये मान के चला जाता है कि वो जन कल्याण के लिए है। जैसे खुला अनाज हो गया, खुला दूध हो गया, सब्जियां हो गई, ये कैसे हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में जो बोर्डिंग हाउस, जो हॉस्टल होते हैं ना, जो बोर्डिंग है, जैसे स्कूल में जो बोर्डिंग रहते हैं जहाँ पे बच्चे आकर के रखते हैं रहवासी, ये 18% पहले जीएसटी इसके ऊपर लगता था। तो अभी लेटेस्ट में जीएसटी काउंसिल ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है कि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की चीजें होती हैं, गवर्नमेंट किसी के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा कर देती है और किसी को टैक्स से एग्जम्प्ट कर देती है। नेक्स्ट, लोचदार होते हैं। लोचदार होते हैं मतलब कि कभी भी क्या हो सकता है, इनका जो टैक्स रेट है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो हॉस्टल है 18% में था, घटा दिया उसको। ठीक है, टैक्स एग्जम्प्ट ही कर दिया उसका। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष करों का आधार कैसा होता है, विस्तारित होता है, क्योंकि सरकार को विभिन्न स्रोतों से इसमें आय प्राप्त होती है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जो भी सेल परचेज हो रहा है गवर्नमेंट उठा करके सभी पे टैक्स लगा देती है। तो गवर्नमेंट नए नए दायरे ढूंढती है कि और क्या चीज़ है जिस पे हम टैक्स लगा सकते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग पर पहले टैक्स नहीं था और अभी इस पर जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में एक बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो ये कैसा है, इनका आधार कैसा होता है, विस्तारित होता है, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये क्या थे, ये थे आपके अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएं या फिर उसके लाभ। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे लॉस क्या है। ठीक है ना, उसकी बुराई क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। पहली बात तो क्या है, कर का जो भार है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर डाल दिया जाएगा और फाइनली किसको देना है, केवल और केवल कंज्यूमर को ही देना है। ये एक इसमें ड्रॉबैक है, क्योंकि ये शिफ्टिंग इसमें हो जाती है, इसलिए जो कंज्यूमर होता है वो इनकम टैक्स तो खैर देता ही है, साथ ही साथ रोज ना जाने कितनी बार जीएसटी पे करता है। मैंने आपको अभी हाल बताया कि आपने 1 रुपए की टॉफी भी यदि खरीदी, जितनी बार खरीदेंगे उतनी बार जीएसटी पे करेंगे उसमें। नेक्स्ट, यह पहचान करना कठिन होता है कि कर प्रणाली की कड़ी में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान कहाँ जाता है, होलसेलर, होलसेलर से कहाँ जाता है वो रिटेलर, रिटेलर से कहाँ जाता है कस्टमर। लेकिन इसके बीच में और भी लोग रहते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कर के दायरे से वो बाहर होते हैं। जैसे कि ब्रोकर, जिसको हम क्या बात करते हैं, दलाल। ठीक है, ब्रोकर लोग ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या जो होलसेलर होते हैं उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम दूर दराज के गाँवों में आपका सामान पहुंचा देंगे, उसके बीच में हमारा कमीशन रहेगा। तो ये टैक्स के दायरे में नहीं आ पाते। या कई बार क्या होते हैं, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कि जैसे कि गोल्ड है, ठीक, गोल्ड में, गोल्ड की बहुत बड़ी दुकान है, उसने किसी व्यक्ति को दिया कि ये हार बना करके दे देना। तो जो गोल्ड की दुकान वाला है वो हार बेच देगा, लेकिन वो जो जिसने उस हार को बनाया है उसको पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन वो जीएसटी के टैक्स रेट के दायरे से क्या हो जाता है, उस चेन से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं रहता। तो इसमें कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो टैक्स के दायरे में आ सकते हैं लेकिन नहीं आ पाते। नेक्स्ट, ये न्याय संगत नहीं होते क्योंकि इनका भार निर्धन वर्ग पर भी पड़ता है। आप देखिए, मैंने भी आपको बताया 1 रुपए की टॉफी खरीदने पर भी उतना ही टैक्स देना है आपको, जितना कि यदि आपने 500 रुपए की डेयरी मिल्क खरीद ली तो भी उतना ही टैक्स देंगे। टैक्स रेट 5%। ठीक है ना, इसलिए क्या है, जितना बोझ
अमीर पर आ रहा है उतना ही बोझ गरीब पर आ रहा है। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि गरीब पर बोझ कम आना चाहिए और अमीर चूंकि क्या आना चाहिए, सक्षम होता है तो वो टैक्स पे कर सकता है। नेक्स्ट, करों से प्राप्त आय कैसी होती है? अनिश्चित होती है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर निर्भर होती है। अब देखिए, गवर्नमेंट एस्टिमेट यहाँ पे लगाना मुश्किल होता है गवर्नमेंट का कि इनडायरेक्ट टैक्स से कितनी इनकम हो जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि इस साल शराब इतनी बिक जाएगी या इस साल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतना प्रॉफिट कर लेगी, क्योंकि ये सब कुछ किस पर निर्भर कर रहा है कि जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं आखिर उनकी सेलिंग किस प्रकार से हो रही है, उनकी सप्लाई और डिमांड आखिर किस प्रकार से है। कोई भी पूरे साल भर, पूरा वित्तीय वर्ष की यदि हम बात करें, कोई भी फैक्टर किसी भी वस्तु या सेवा उसकी सप्लाई और डिमांड को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और उससे जो टैक्स है वो टैक्स क्या है, हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए या हो सकता है बहुत कम आए, इसलिए इसका एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, कर वसूल करने में सरकार को क्या है, अधिक व्यय करना पड़ता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए क्या है, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए वर्क फोर्स बहुत लगानी पड़ती है, यानी कि सरकारी अमला बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये अलग है। कस्टम डिपार्टमेंट है, ये अलग है। इन सब में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरीज दे रही है, उनकी गाड़ी वाड़ी की सुविधा है, उनका जो ऑफिस है उसका किराया, बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर सिस्टम है। तो इनको इनडायरेक्ट टैक्स को वसूल करने में क्या होता है, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए सरकार का पैसा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट, करों का भुगतान करते समय जनता को कर भार अनुभव नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया 1 रुपए की टॉफी में भी टैक्स है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनकम टैक्स अलग से देंगे तो दुख होता है इस बात में। इसलिए क्या है, क्योंकि वो दे देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो टैक्स दे रहे हैं, इसलिए वे इस बात में रुचि नहीं रखते कि उनके द्वारा चुकाए गए करों का उपयोग सार्वजनिक कल्याण में होता है या नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं, इनकम टैक्स पेयर्स, ये मैंने आपको बताया था, जैसे ही कुछ भी करप्शन की घटना होती है तो जो इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे एकदम चिल्लाने लगते हैं कि हमने हमने जो टैक्स दिया है हम उस टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो केवल वो टैक्स पेयर्स नहीं है, जो गरीब मजदूर है ना वो भी टैक्स पेयर है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो वो भी अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसको यही नहीं मालूम है कि दिन भर में वो कितनी बार टैक्स पे कर देता है। इसलिए क्या है, लोगों को ये अवेयरनेस कम रहती है कि उन्होंने जो पैसा दिया है टैक्स में उसका सार्वजनिक कल्याण में कितना उपयोग हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और वो उसको लेकर के आवाज़ भी नहीं उठाते। तो ये सब क्या था, ये सब थी अप्रत्यक्ष करों की कमियां या उनकी हानियां। चलिए आगे बढ़े, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको लेकर के हम देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी, जैसे सपोज हम बात करें इंडिया और इसमें शेष विश्व यानी रिमेनिंग वर्ल्ड, यहाँ से सामान बाहर जाएगा तो क्या कहलाएगा वो एक्सपोर्ट, बाहर से सामान इधर आएगा तो क्या कहलाएगा इंपोर्ट। ठीक है, कोई भी वस्तु है सेवा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान भारत से बाहर पहुंचाएंगे तो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है वो, और बाहर से जब इधर आएगी तो इंपोर्ट की कैटेगरी में आता है। ये दोनों ही जब घटनाएं होती हैं तो उन पर जो टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। यानी किस पर अप्लाइकेबल होती है, केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। आजकल क्या हो चुका है, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट बढ़ाने लगी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करती है गवर्नमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी गवर्नमेंट अब नहीं ले रही है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ड्यूटी फ्री कर दिया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडारण हमारे देश का जो है वो उतना ही ज़्यादा समृद्धशाली हो जाएगा। तो भारत की आर्थिक स्थिति सभी देशों में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट पे तो टैक्स नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल पीथमपुर, इंदौर के पास क्या है, पीथमपुर,
पीथमपुर क्या है? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है बेसिकली तो क्या है, ऑटोमोबाइल, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट है वहाँ पर, मशीनरीज हैं। तो यहाँ से जो भी सामान जाता है वो एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन इम्पोर्ट जो किया जाता है सामान, उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है। हालांकि आजकल बहुत कम चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, सब कुछ इंडिया में बन रहा है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल एप्पल का मोबाइल, तो जो एप्पल का फ़ोन है वो इम्पोर्टेड फ़ोन की कैटेगरी में है, बाहर से ही आता है। तो एप्पल का मोबाइल भारत देश में महंगा है कंपेरेटिवली टू यूएस और यूके, वहाँ से महंगा है क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। पहले इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर 20% लगती थी। इस बार का जो बजट आया है, इस बार के बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है स्मार्टफोन पे, गवर्नमेंट ने 15% कर दी है। इसलिए एप्पल ने भी अपना जो मोबाइल है, उसका जो नया मोबाइल आया है प्रो लॉन्चर, उस पर 3 से 4 हज़ार रुपये उसने कम कर दिया है। तो रीज़न उसके पीछे ही है क्योंकि कस्टम ड्यूटी उस पर कम हो गई है। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। ये दो कैटेगरी में था पहले, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज। यानी वस्तु के उत्पादन बिंदु पर शुल्क लगाया जाता था, यानी फैक्ट्री स्तर पर शुल्क लगाया जाता था। तो जो सेंट्रल एक्साइज था, सेंट्रल एक्साइज अब खत्म कर दिया गया है और सेंट्रल एक्साइज को सेंट्रल जीएसटी में जोड़ दिया गया है। यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी टैक्स में इंक्लूड कर दी गई है। स्टेट एक्साइज अभी बचा हुआ है। स्टेट एक्साइज किस पे लगता है? ये लगता है अल्कोहल, यानी कि जितने भी शराब, ठीक है, शराब की जितनी भी दुकानें हैं, शराब का विक्रय होता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी होती है। साथ ही साथ नारकोटिक्स के जितने भी चरस, अफीम, गांजा, इनका भी कहना चाहिए कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनका भी बिजनेस होता है, ठीक है, इनके ऊपर भी ड्यूटी लगती है, वो एक्साइज ड्यूटी होती है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है एमपीपीएससी में। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में दो पोस्ट आती है, एक है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और दूसरा होता है एक्साइज सब इंस्पेक्टर। दो पोस्ट आती है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है इसमें यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये उत्पाद शुल्क है, आबकारी विभाग इसकी वसूली करता है। ध्यान रखिएगा, स्टेट एक्साइज है, ठीक। नेक्स्ट, वैट, मूल्यवर्धित कर। अब देखिए, मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित मतलब अलग अलग बिंदुओं पर कोई भी वस्तु होती है, जब उसका निर्माण होता है तो निर्माण के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, उसका मूल्यवर्धन होता है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें गेहूं, गेहूं से बना दिया जाए आटा, ठीक है ना, आटा से बना दी जाए ब्रेड, तो प्रत्येक स्तर पर क्या हो रहा है, मूल्यवर्धन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो मूल्यवर्धन है, सपोज ये था 100 रुपये का, ये हुआ 120 का, और ये हुआ 150। तो यहाँ मूल्यवर्धन हुआ 20 रुपये का, यहाँ मूल्यवर्धन हो गया 30 रुपये का। तो जो मूल्यवर्धन है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे एक कपड़ा लिया, कपड़े को काट करके उसकी शर्ट बना दी, तो कपड़े और शर्ट में क्या हो गया, मूल्यवर्धन हो गया। तो मूल्यवर्धन का जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर टैक्स, वो वैट टैक्स। वैट टैक्स पहले था, अब ये जीएसटी में आ चुका है, लेकिन अभी भी जो वैट टैक्स है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। और वैट टैक्स जो लग रहा है वो इस समय पेट्रोल पर लग रहा है, और साथ ही साथ शराब के जो उत्पाद हैं उन पर भी वैट टैक्स लग रहा है। इसको नॉन जीएसटी गुड्स की कैटेगरी में बोलते हैं। यानी पेट्रोल, शराब, अल्कोहल, डीजल, इन सब के ऊपर हम जैसे पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं देते हैं, क्या देते हैं, वेट टैक्स देते हैं, ठीक। बाकी जो वेट टैक्स जिन चीज़ों पर लगता था, कपड़ों पर और सारे सामान पर, वो अब समाप्त हो चुका है और किस में इंक्लूड हो गया है, जीएसटी में। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, और इसमें कई सारे टैक्स, बड़े बड़े टैक्स मैं आपको बता देता हूँ। वैट टैक्स, वैट टैक्स समाप्त हो गया। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी ये वैट टैक्स में इसमें जीएसटी में आ गई। इसके अलावा बहुत पहले सर्विस टैक्स लगता था, ये भी जीएसटी में आ गया। ये 3 बड़े बड़े जो टैक्स थे ये सब क्या आ गए, ये सब जीएसटी में समाहित हो चुके हैं। अब इनका अस्तित्व पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था।
122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था और जब फाइनली पास हुआ तो कौन से नंबर पर पास हुआ? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी तो आज पूरे देश में क्या लागू है? जीएसटी प्रणाली लागू है। कोई भी वस्तु की विक्रय किया जाएगा या सेवा का विक्रय किया जाएगा तो क्या है, उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो जीएसटी का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके हिसाब से लगाया जाएगा। आपको पता होगा वन नेशन वन टैक्स के नाम से ये प्रणाली अस्तित्व में है। इसका मतलब क्या हो गया? पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे और यदि आप 1,000 रुपये के नीचे शर्ट खरीदेंगे तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। पहले वेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास में था और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे कि आज की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वेट टैक्स का रेट ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल महंगा है। यूपी में जाएंगे तो वेट टैक्स कम है, इसलिए यूपी में पेट्रोल सस्ता है। लेकिन जीएसटी क्या है? सभी जगह एक जैसा है, इसलिए आप पूरे पैन इंडिया लेवल पर चले जाइए, आपको वस्तुओं की कीमतों में जो टैक्स रेट है वो एक ही जैसा मिलेगा। तो ये जीएसटी वन टैक्स और वन नेशन एंड वन टैक्स के सिस्टम पर चलता है। 3 कैटेगरी है इसमें, सीजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। कई सारे लोगों को इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और आईजीएसटी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो ये जानकारी गलत है। टैक्स रेट कौन सा, टैक्स रेट क्या रहेगा, टैक्स लगाने का काम, टैक्स हटाने का काम, ये गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, ये करती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है। जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे अभी मैडम निर्मला सीतारमन उसके अध्यक्ष हैं। जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट डिसाइड करती है जीएसटी का। जीएसटी पर टैक्स बढ़ाना है किसी वस्तु या सेवा पर, हटा देना है, क्या करना है वो डिसाइड करती है। अब ये क्या है, कोई भी टैक्स लगता है, सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया 1,000 रुपये की शर्ट खरीदी, सपोज उस पर 100 रुपये का टैक्स लग गया तो 100 रुपये में से 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, उसे सीजीएसटी बोलते हैं, और 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है, उसे एसजीएसटी बोलते हैं। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। यदि एमपी से सामान गया गुजरात में तो 100 रुपये उस पर आईजीएसटी के रूप में लग करके चला जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये जीएसटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है और काफ़ी चर्चित टैक्स की कैटेगरी में देश में लगा हुआ है। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण टैक्स था जो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में था। अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमने डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ लिया है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ लिया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे कराघात और करपात एक ही बिंदु पर हो रहा है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वही भर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग बिंदुओं पर हो जाएगा, क्योंकि लगाया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, फर्म पर, पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर। नेक्स्ट, कर का भार टाला नहीं जा सकता, जिसकी इनकम है उसी को ही पे करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर का भार आंशिक या पूर्ण रूप से आप क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। ये किस पर लगता है? प्रत्यक्ष कर आय और संपत्ति पर लगता है। मेरी इनकम है तो कहना चाहिए इनकम टैक्स, मेरी संपत्ति है तो प्रॉपर्टी टैक्स। ये किस पर लगता है? वस्तुओं सेवाओं के क्रय विक्रय पर, यानी वस्तुओं सेवाओं का व्यापार करेंगे ना आप तो उसके ऊपर लगेगा। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी प्रगतिशील प्रकृति आय और धन के वितरण में समानता लाती है। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स जैसे हम बात करते हैं 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, फिर प्रोग्रेसिव होता जाता है तो 5%, 10%, 15%, 30% इस टाइप के टैक्स रेट होते हैं। लेकिन ये क्या है, तो इससे क्या होता है? समानता आ जाती है, ठीक है ना। गरीब से नहीं ले रहे हैं, लेकिन अमीर से, जो जितना ज़्यादा अमीर है उससे उतना ज़्यादा ले रहे हैं, उससे पैसा लेकर के फिर गरीबों को योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है वितरण। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि ये बढ़ता गया तो असमानता आ जाएगी। यानी एक गरीब व्यक्ति यदि सिगरेट फूंक रहा है तो क्या है, वो उतना ही टैक्स दे रहा है जितना कि अमीर व्यक्ति दे रहा है, ठीक है। इसलिए इससे क्या होता है? आय के वितरण में असमानता। नेक्स्ट, करों का भार किस पर पड़ेगा? इसमें डायरेक्ट टैक्स में उच्च वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट हायर वहाँ के लिए 30%। लेकिन यहाँ पर क्या है,
समाज के सभी वर्गों में पड़ता है। मैंने आपको बताया था टॉफी चाहे गरीब खरीदे चाहे अमीर, टैक्स रेट एक जैसा है। यहाँ पे कर चोरी की समस्या है प्रत्यक्ष कर में। आपने अपनी इनकम दिखाई ही नहीं तो, और 2 नंबर की जो इनकम थी उसको छुपा लिया, टैक्स नहीं दिया उसके ऊपर। यहाँ पर कर चोरी तो है ही सही, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स में। इसके अलावा दूसरी समस्या क्या है कि कर का बोझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भी डाल दिया जाता है। दो समस्याएं हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर में कर चुकाते समय करदाता को एक ज्ञात होता है अपनी आय का कितना भाग कर के रूप में चुका रहा है। ये अच्छे से पता है। इनकम कितनी है, किसी व्यक्ति की इनकम है 20 लाख, तो 20 लाख का 30% यानी 60,000 रुपये उसको बहुत अच्छे से मालूम है जिसकी जेब से 60,000 रुपये निकल जाएंगे और आईटी डिपार्टमेंट को पे हो जाएंगे। गुस्सा हो जाएगा वो, बुरा लग जाएगा, क्या 60,000 रुपये मैंने पे कर दिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 60,000 रुपये से ज़्यादा पे हो जाता है साल भर में, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अलग से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो वस्तु और सेवा के मूल्य में जोड़ करके दिया जाता है। तो यहाँ करदाता को नहीं मालूम पड़ता कि आय का कितना भाग टैक्स के रूप में पे हो रहा है। नेक्स्ट, कर की मात्रा करदाते की आय और संपत्ति पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपके पास उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतना बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वस्तु एवं सेवा का उपभोग, आप किस प्रकार का उपभोग कर रहे हैं। यदि आप पैकेट में दूध ला रहे हैं तो टैक्स देना पड़ जाएगा, खुला दूध ला रहे हैं टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनाज सॉरी इसके अलावा दूध के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं पैक्ड यदि हो जाती हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो यदि आप पैकिंग आइटम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। वस्तुओं सेवाओं का उपभोग कोविड के समय कम हो गया था, इसलिए जीएसटी एकदम से डाउन भी हो गया था उस समय। तो ये डिफरेंस है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो राजकोषीय नीति के उपकरण में हम कहना चाहिए कि जो पब्लिक रेवेन्यू है उसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा टैक्सेशन पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।